Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग। कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, यही से स्टार्ट करना है ना। अभी आवाज आ रही है? Yes, सुनाई sir, दे you रहा है? are audible. हम्म, Yes, sir. ओके। सो you know that in the very beginning of this starting of this particular chapter HRM, I have already told you the definition of HRM, which is it is a strategic process. It is a strategic process which ensure the organization that have the right person in the right place and opted for the right job on right time to achieve the goal. ठीक है? दिस इज द मोटो ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। राइट पर्सन को सही समय, सही व्यक्ति को सही जॉब और सही समय पर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है, विजन है। तब जाके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप रोड मैप तैयार करते हो सक्सेस का, तो फिर वो सक्सेस तक पहुंचता है। रोड मैप में ये चीज बहुत जरूरी है कि सही आदमी को सही जगह पर सही टाइम में सही काम के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। नियुक्त मीन्स एम्प्लॉय किया जाना, डिप्लॉय किया जाना चाहिए। ये होता है एचआरएम का सबसे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। सबसे उनका मेन उद्देश्य यही है कि किसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस का नेम एंड फेम, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को जो मोटो और गोल है, किसी तरह से उस गोल तक पहुंचाए। दिस इज द थिंग। ओके। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द विजन एंड मिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो आपको ये लिखना है, राइट पर चूजिंग राइट पर्सन for right job on right time, and the involvement of a right work, right role, ये भी एक पार्ट है। ठीक है? तो ये सारा कुछ जो क्राइटेरियाज है, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्ट है, ऑब्जेक्टिविटी ये कह सकते हैं हम। नाउ फर्स्ट इज फोरकास्टिंग फ्यूचर नीड्स। Now, human resource development involve analyzing current workforce data, considering, सबसे पहले है forecasting future needs। ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, forecasting future need। Now, human resource development involve analyzing current workforce data, considering future business plan, and identifying potential skills gap. Now, this information is used to forecast future workforce need, ensuring that the organizations can meet the demands of its strategic plan. See, every for a student also, हम जब स्टूडेंट थे, या आप जब स्टूडेंट हो, आपका फ्यूचर गोल क्या होता है? सबसे पहले जब हम लोग क्लास 10 मतलब एग्जाम दे रहे थे, तो हमारा फ्यूचर पहला गोल क्या था? कि पहला जो सीढ़ी है क्लास 10 पास करना, ये सबसे हमारा गोल था। उसके बाद नेक्स्ट है कि 11 12 साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम में हमें अच्छा नंबर लाके पास आउट होना। उसके बाद कॉलेजेस में बैठना, कॉलेज एग्जाम में पास होने के बाद मुझे बड़ी डिग्रीज के लिए फिर कॉलेज में एडमिशन, यूनिवर्सिटी में ले जाना, वहां से खत्म होने के बाद अच्छी सी नौकरी। हमारा यही एक गोल होता है। और during this means during this journey, we had to face many lots ups and downs in our life। बहुत उतार चढ़ाव आता है हमारे जीवन में, संघर्षपूर्ण जीवन है इस गोल तक पहुंचने के लिए। फिर जाके हम जब अपना डेडिकेशन, अपना विजन, अपना मोटिवेशन, अपना मतलब कंसंट्रेशन को फुल रखते हैं, तब जाके हमारा गोल अचीव होता है। एज सेम वे,
during the human resource development, okay, they used to analyze the current workforce through particular data कि करंटली अभी क्या है, अभी क्या क्राइटेरियास है, कैसा वर्क है, किस तरह का एम्प्लॉइज को हमें इस तरह का किस तरह के एम्प्लॉइज को हमें वर्क में डालना पड़ेगा ताकि वो वर्क जो है वो फाइनली 100% उसका फुलफिल हो जाए। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट गोल होता है। एंड आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल स्किल गैप्स, लुक एट द वर्ड स्किल गैप। जैसे फॉर एग्जाम्पल when we are in class 10, our teacher used to say that only scoring paper is mathematics. Okay, every you cannot score, means it's very difficult to score number in arts paper, especially literature, language, social science. These all are the arts paper. Okay, so it's very difficult for us, for every student to secure good marks in this particular arts paper, as because whatever the answer you may going to write, they will going to give you average and up to the average mark, below average no, up average marks. Okay, they will going to suppose say for example you have correctly mentioned all the points in history, but still they will going to deduct 1 marks. Maybe what is the reason? Maybe some reason is grammatical errors are there, you going to put a comma, full stop, whatever the things. Okay, out of 10 may they will going to give you 9 or 9.5, means half marks or 1 marks been deducted. But especially in mathematics cases, what happened, if you solve the problems correctly by putting the formulas whatever the needed, then examiner or your teacher will going to give you 10 out of 10 marks without deducting a single or single percentage of marks in particularly in mathematics. So what does it mean? It means that our teacher used to say that whenever if you want to secure a good percentage, then you need to make a good grand total. Because हमारे हम जब क्लास 10 12 एग्जाम दिए थे तो हमारे ग्रैंड टोटल के ऊपर परसेंटेज बनता था। अभी तो आपका सीजीपीए, ग्रेड ए, ग्रेड बी, सबका बहुत सारा का परसेंट आ गया था। तब हम लोग जब क्लास 10 या क्लास 12 एग्जामिनेशन देते थे तब हमारे ग्रैंड टोटल के ऊपर परसेंटेज बनता था 65-70% वट। तो हमारे टीचर्स का फोकस, मेन इंटेंशन यही था कि स्टूडेंट्स को ये बताए कि ग्रैंड टोटल अगर अच्छा बनाना है तो ये जो स्कोरिंग पेपर्स है, स्पेशली मैथमेटिक्स पेपर, फिजिक्स पेपर, क्योंकि फिजिक्स पेपर में न्यूमेरिकल्स बहुत आते थे, ओके, केमिस्ट्री में इक्वेशंस बहुत आते थे। So these 3 papers are a very scoring paper. If you secured a very good marks in this particular paper, if your preparation is good, then you can get a very good marks. आपका फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका स्कोर, आपका टोटल, ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। This is suppose say this is an idea. Now, according to my skill, I will going to prepare my subject, है ना, अकॉर्डिंग टू माई स्किल। से फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में बहुत सारा इक्वेशंस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मैट्रिक्सेस है, लीनियर इक्वेशंस है, उसके बाद क्या है आपका ग्राफ है, स्टैट्स है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी है। दीज आर द चैप्टर्स। ज्योमेट्री है। अब फॉर एग्जाम्पल फर्ज करो कि मैं ज्योमेट्री में बहुत अच्छा हूं, मैं ग्राफ में अच्छा हूं, स्टैट्स में अच्छा हूं, लीनियर इक्वेशंस अच्छा कर लेता हूं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, आई नीड टू गो ऑन प्रैक्टिसिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मोर एंड मोर, I need to go on practicing this coordinate geometry so that I can minimize my deficiencies. Okay, and I can at least score a good marks in the coordinate geometry part. इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम इस तरह से ही होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई स्किल ओरिएंटेड वर्क, एवरी एम्प्लॉइज जो है वो अपने अपने फील्ड में स्किल्ड है, लेकिन हो सकता है कोई जो स्किल्ड वो उस प्लेटफॉर्म पर उसका जो उस फील्ड पर है
हो सकता है नेक्स्ट फील्ड में उसका उतना इंपॉर्टेंट या इम्पैक्ट या पकड़ उसका नहीं है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम ये होता है कि उस चीज को आइडेंटिफाई करके उस पे सबसे ज्यादा फोकस और सबसे ज्यादा मतलब टाइम और उससे अच्छे से सिखा के काम को निकालना। दिस इज द इंटेंशन ऑफ एन एचआर ऑफ एन एवरी एम्प्लॉय। इसीलिए यहां पर स्किल गैप्स लिखा है। टू मेक यू अंडरस्टैंड आई हैव गिवन द रेफरेंस ऑफ क्लास 10 एग्जामिनेशन। स्किल गैप, स्किल तो है लेकिन कुछ गैप्स है। जैसे मैंने बताया कि सपोज फॉर एग्जांपल आई वाज नॉट एट ऑल, आई एम नॉट सो मच गुड इन solving the problems on coordinate geometry. Always I find it confused. Okay, so to minimize this deficiency of solving the problem of coordinate geometry, I used to go on practicing more and more. I used to take the references, I take the more and more questions, but वो gap रह ही जाता है, हम उतना अच्छा नहीं कर पाते, गैप्स रह जाता है। लेकिन हम प्रैक्टिस इतना अच्छा कर लेते हैं कि ठीक ठाक नंबर हमें मिल जाता है, काम चला लेते हैं, समथिंग लाइक दैट ओनली। तो कैसे हमने किया, नॉलेज डेवलप किया, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सर से एडवाइस लिया, सर किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है, और थोड़ा सा सजेशंस लिया, और उस स्किल गैप्स, जितना भी गैप्स था मेरा, मैंने उसको मिनिमाइज किया। वो पूरा गैप गया नहीं, उसको मिनिमाइज किया, बहुत हद तक मैंने मिनिमाइज किया है। दिस इज द इंटेंशन ऑफ एन एचआर कि अगर कोई एम्प्लॉई उस फील्ड में अच्छा है लेकिन दूसरे फील्ड में उतना एफिशिएंट नहीं है, उसको सिखा के उस जो गैप क्रिएट हो रहा है उस गैप को जितना कम हो सके मिनिमाइज करना। दिस इज कॉल्ड द स्किल गैप। नेक्स्ट, दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड टू फोरकास्ट future workforce needs, ensuring that the organization can meet the demands of its strategic plan. Now what will happen, the finally result क्या होता है, फाइनली रिजल्ट ये आता है कि जब हमने उस स्किल जो गैप था उसको जैसे जैसे हम मिनिमाइज या डेफिशिएंसीज को मैंने दूर किया, हमारा प्रोग्रेस उतना बढ़ा। द सेम वे, द मोर द एम्प्लॉइज मतलब work on their deficiencies where their skill is not absolute in particular field, okay, the more they minimize the gap, the more the company, the more the organizations generate the goal or generate the revenue and reach their goal। ठीक है, आप जितना अपना स्किल जहां पर गैप बना हुआ है उसको जितना प्रोड्यूस करोगे, मिनिमाइज करोगे, उतना ही आपके चांसेस आगे बढ़ना, आपका गोल उतना ही आगे बढ़ जाएगा। दिस इज द कॉल द फोरकास्टिंग फ्यूचर नीड्स। नेक्स्ट है प्लानिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। What is called the planning, recruitment and selection? HRP, human resource planning, include planning, recruitment and selection strategies to attract and hire the right people. This involves developing job descriptions, implementing recruitment campaign, and establishing selection criteria to ensure that the organization hire candidate with skill and qualifications needed for success. Say for example, Tanuja, I can give you an example of it. Suppose you are doing your internship from Tata Motors. Okay, now which area you are doing internship, that I need to know, because lot of departments are there in Tata Motors. Lots and lot of departments are designing, planning, assembling, then बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है टाटा मोटर्स में। तो आप किस फील्ड में इंटर्नशिप कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल आप, हाँ बोलो सर क्या हुआ, सर HR, आप बोल रहे हो, यस ह्यूमन रिसोर्स, तो वो आपका पेपर है। आप इंटर्नशिप कहाँ कर रहे हो टाटा मोटर्स में, टाटा मोटर्स में किस सब्जेक्ट, किस में इंटर्नशिप कर रहे हो, रिसर्च एंड प्लानिंग में। टाटा मोटर्स में HR क्या है यार, HR तो MBA में पढ़ाया जाता है, टाटा मोटर्स में क्या HR है। आप इंटर्नशिप कहाँ कर रहे हो, फिर वो तो पढ़ाई कर रहे हो। टाटा मोटर्स में HR का इंटर्नशिप थोड़ी होता है। सर टाटा होता है, मैंने क्या सीखते हो वहां पर, इंटर्नशिप क्या करते हो पहले दिन जब जाता, स्टिल इट्स कंटिन्यूइंग ना, यू आर डूइंग इंटर्नशिप ना, व्हाट यू आर डूइंग देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी।
व्हाट इज योर सर ऑब्जर्वेशन? बेंचमार्किंग दिया था हमें प्रोजेक्ट में। हाँ हाँ हाँ, बेंचमार्क बेंचमार्किंग अगेंस्ट टाटा मोटर्स। बेंचमार्किंग, यस। बेंचमार्किंग ऑन टाटा मोटर्स। अच्छा, किस एरियाज में आपको काम करने के लिए दिया है? विथ अदर कंपनीज लाइक होंडा, सुजुकी, एचआर पॉलिसी एंड आईआर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल रिलेशन बताना था हमें। सर्च करके हमें टाइम दिया गया था। ओके, तो आपको आपका जो गाइड है, इंटर्नशिप कर रहे हो जिसके अंडर में आप कर रहे हो, वो क्या उसका उसका क्या रैंक है या फिर उसका डेजिग्नेशन क्या है? एचआर ही है वो भी। वो एचआर ही है। हाँ, ओके ज्यादा नहीं है उस जनरल डिपार्टमेंट में। सिर्फ 4 ही लोग एचआर हैं, उन्हीं लोग में ही काम रहता है। ओके, ठीक है। so, पहली बार मैंने सुना है कि एचआर पढ़ाया जाता है टाटा मोटर्स में। इंटर्नशिप एचआर के ऊपर इंटर्नशिप कराया जाता है टाटा मोटर्स में, हो सकता है, आई डोंट नो। तो ठीक है। तो मैं जैसे बता रहा था कि एचआर एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर प्लानिंग इज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट। Planning is very much important, especially for you. You are doing your internship on HR, so it's the best thing you need to do is planning. Okay, whenever you fail to make your planning, then आपके लिए जॉब उस दिन आपके लिए टफ हो जाएगा। हमेशा एक बात याद रखना, आपके लिए हमेशा प्लान बी तैयार होना चाहिए। तनुजा, आप जब टाटा मोटर्स इंटर्नशिप कर रहे हो ऑन एचआर मीन्स मे बी आपका एम्बिशन है टू बिकम एन एचआर। So the most important means things, strategies you the HR people have is to have that always ready with your plan B. Always ready with your plan B, because every time, whenever there is a meeting, whenever there is need to take an or execute any plan, whenever they need to do something new, okay, they always call the HR. मीटिंग्स होना है, कुछ नया इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, कुछ नया इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना है, ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसके बिहाफ पे कुछ मीटिंग्स करना है, तो देर इज ऑलवेज दे यूज टू कॉल एचआर बिकॉज दे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्राइम है वो, बेस एकदम प्राइम मतलब पिलर है उस ऑर्गेनाइजेशन का। Whenever you enter into the meeting, the first and most important point is they will going to ask you, what is your plan? What is your plan? You need to always be ready with your PowerPoint presentation. Power PPTs, you need to always be prepared with your PPT presentations, because whatever the presentations you will going to give or whatever the lectures you will going to give, that too in a PPT mode. They will never ever going to listen you simply as you are speaking. They need your presentations. What is your presentations? What is your thought? What is your idea? If you're having some plan, if you're having some idea, it need to be shown through your through the PPT, PowerPoint presentation. So always remember one thing: if you want to enter into this HR arena, then हमेशा याद रखना, from day one I'm telling you, you need to all prepare your plannings. Always do the work in planning and try to ready with your plan B. Okay, because may some days your plan A will not going to execute or not going to come out successful. Then always ready with your plan B. Okay, and be always ready with your PowerPoint presentations. Every time on onward, they used to call you for your PPTs. That what is your idea? What is your suggestions? If you want to give, show me it through your PowerPoint presentation. Okay, now selection is another important area for human resource development. और सिलेक्शन सबसे टफ होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, एक प्रैक्टिकल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जेन्युइन एग्जांपल, आप देख लीजिए। हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एचआर डिपार्टमेंट है जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, एवरीथिंग एचआर देखता है। इंटरव्यू शेड्यूल कराना, कंडक्ट करवाना, दिस ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एन एचआर। सो कितना गलतफहमी हो जाता है, देखो, एचआर से भी गलती हो जाती है।
तो वो बहुत मतलब मैं जिस एचआर की बात कर रहा हूँ, ही इज वेरी कॉम्पिटेंट इनफ, मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड है उनको। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आईएसओ कोई कंपनीज में बीइंग एन एचआर एग्जीक्यूटिव था। उसके बाद उन्होंने उस फील्ड को पूरा टोटली छोड़ के टोटली दूसरे फील्ड में आ गया, दैट इज एजुकेशन फील्ड। तो एजुकेशन फील्ड में व्हाट इज द नेसेसरी एजुकेशन फील्ड, एजुकेशन फील्ड में एचआर बनना इज वेरी मच easier for you. You always need to see the welfare of the employees, whether the PF is deducting in time or not, whether the salary is being credited time or not, whether the list of academic calendar is being prepared or not. Okay, whatever the notice want to be circulated, that that notice to be circulated through HR only, फ्रॉम एचआर ओनली, थ्रू द एचआर ओनली। तो एजुकेशन सेक्टर में एचआर का थोड़ा सा रोल थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। और क्या है, नए फैकल्टीज जब आ रहा उनका इंटरव्यू शेड्यूल कराना, ठीक है, उनको सॉर्ट आउट करना, क्या कौन किसको मैं लूंगा, ठीक है, सीवी रेज्यूमे सॉर्ट आउट करना, सीवी को सॉर्ट आउट करना, दिस ऑल आर द वर्क ऑफ एन एचआर। सो there was a department called mechanical department, and the recruitment was going on in the mechanical department. So HR lining up means lining up all the interview panels, all interviewers. Okay, he arranged the faculty members, he arranged the slot, and he everything he has arranged, and the presentation was okay for every faculty. Okay, now the choosing, उसके बाद क्या होता है कि चूजिंग किसको लेना है। तो आफ्टर द थिंग उन्होंने एक मतलब कोई मिडिल एज का एक कोई फैकल्टीज को उन्होंने हायर किया, लिया, उनके साथ सैलरी निगोशिएट किया और उनको अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर दे दिया, नॉट अपॉइंटमेंट लेटर, नाउ इट इज ऑफर लेटर मिलता है, ऑफर लेटर दे दिया। 6 months के बाद पता चला दैट पर्टिकुलर फैकल्टी इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू टीच द students of university level. Why? Because that teacher is from school level teachers. Okay, school level teachers जो होता है वो अब आगे जाके जो पढ़ाना होता है यूनिवर्सिटी लेवल, वो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि उनको ब्लूम टैक्सोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन बनाना पड़ता है, लेसन प्लान तैयार करना पड़ता है, कोर्स फाइल तैयार करना पड़ता है, प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर्स, दैट टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेस्ड। ओके, सो ही इज वेरी इनकम्पिटेंट। और हर समय तो आप फैकल्टीज की हेल्प नहीं ले सकते हो ना, आपको एक बार दो बार गाइड कर दिया, नॉट एवरी टाइम यू नेवर एक्सपेक्ट दैट फैकल्टीज विल गोइंग टू हेल्प मी, विल गोइंग टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज नॉट सो मच एक्वायर अबाउट नॉलेज अबाउट ऑन कंप्यूटर्स। ओके, उनका एक नेगेटिव पॉइंट ये था। तो 6 महीने बाद पता चला, स्टूडेंट का फीडबैक लिया जाता है, स्टूडेंट से फीडबैक से ये पता चला कि उन्होंने पूरा 6 महीना में सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा, पूरा मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 पढ़ा है, पूरा 10 मॉड्यूल, रिमेनिंग 8 मॉड्यूल कुछ नहीं पढ़ा है। तुरंत एचआर को बुलाया गया कि आपने किस बेसिस पे इनको लिया है। प्रिलिमिनरी जो इंटरव्यू होता है, प्रिलिमिनरी जो सिलेक्शन होता है, रिक्रूटमेंट होता है, वो एचआर के अंडर होता है। उसके बाद आपको मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल या टॉप लेवल में जाके आपको मैनेजरियल इंटरव्यू जो होता है वो दिया जाता है। तो बिगिनिंग में एचआर को तलब किया गया, he was sent a notice to HR that you need to come and immediately need to talk to the senior executive or chairman or vice chairman or vice principal of this college. Okay, dean academics, इस तरह से बहुत सारे हैं, सब ने उनको बुलाया है। उन्होंने गया, उनको तुरंत बोला कि आपने इनको क्या देख के आपने लिया है, क्या? तो उन्होंने जवाब था, सर हिज कम्युनिकेशन वाज वेरी गुड। ओके, एक पॉइंट प्लस पॉइंट। नेक्स्ट, डेमो क्लास लिए थे आप उनका? हाँ सर लिए थे। क्या टॉपिक बोला था? टॉपिक उन्होंने चूज करके दिया है। उन्होंने किस टॉपिक पे बात किया है? देखो कितना सारा सवाल उनसे किया गया एचआर के लिए ना। क्या क्या टॉपिक था? सर उन्होंने चूज किया था। आपने कुछ अपने तरफ से क्वेश्चन आंसर उनको पूछा था? नहीं सर। उनका टॉपिक प्रेजेंटेशन कैसा था? कितना मिनट का था? सर इतना मिनट का था, इतना स्लॉट का था। उसमें उन्होंने प्रोजेक्टर का, व्हाइट बोर्ड का, चौक, डस्टर, मार्कर कुछ यूज किया? यस सर, उन्होंने यूज किया। क्या चैप्टर उन्होंने पढ़ाया? तो पता चला उन्होंने कुछ स्कूल लेवल का कुछ केमिस्ट्री का या फिजिक्स का कुछ चैप्टर उन्होंने पढ़ाया। तो उन्होंने सर ने फिर कहा कि यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो चैप्टर्स है उनका कुछ सवाल आपने उनसे पूछा ताकि उनको आता है कि नहीं आता है? नो सर, मैंने नहीं पूछा।
फिर उनको तो शो कॉज देके निकाल दिया गया है, उस फैकल्टीज को डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्या उनको तो बताया गया कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, आप यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल को नहीं पढ़ा सकते हो, ये जो सिलेबस है इट इज नॉट फॉर यू। ओके, पढ़ के पढ़ाना अलग बात है, पढ़ के आप पढ़ा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जब कॉस्ट क्वेश्चन आएगा तब आप फंस जाइएगा, इट कैनॉट बी पॉसिबल। पढ़ के पढ़ाना अलग बात है, पढ़ा लोगे, लेकिन जब क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, उसके नए न्यूमेरिकल्स आपसे पूछेंगे, देन आप वो चीज नहीं कर पाएंगे। तो उनको फिर निकाल दिया गया और एचआर को शोकॉज लेटर दिया गया। शोकॉज दैट व्हाट इज द रीजन, आप रीजन बताइए ने आप किस बेसिस पे आपने इसका रिक्रूटमेंट किया है। तो रिक्रूटमेंट जो होता है, सिलेक्शन, ये भी एक टफ प्रोसेस होता है। राइट कैंडिडेट को राइट वर्क के लिए राइट टाइम में सिलेक्ट करना, दिस इज एन अनदर चैलेंजिंग टास्क फॉर द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। Okay, and skill and qualification needed for, and for this qualification, knowledge, skill is very much important. आप एक कैंडिडेट को किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हो, क्या देख के आप सिलेक्शन करते हो, क्या ये सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जीक्यूटिव लेवल में। ठीक है, सो इट्स वेरी टफ फॉर द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट है डेवलपिंग, डेवलप डिजाइनिंग। क्या हुआ तनुजा, बोलो। सर कुछ पूछना है। तो पूछो। हाँ सर, अगर अगर कोई आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एज ए एचआर, आई एम ऑडिबल? हाँ, यस यू आर ऑडिबल, आस्क मी। यस यू आर ऑडिबल, अगर हाँ आप बोलो। ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो एज ए एचआर, आपकी वहाँ आप अच्छे से काम नहीं करते, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाता है, देन सर आप दूसरे कंपनी में अप्लाई करते हो, तो सर वो इश्यूज होता है क्या? यस, इश्यूज तो होता है। सबसे पहली बात, एक एचआर को इस तरह से निकाल नहीं दे सकता है। कंपनी पॉलिसीज, लेबर लॉ, अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ, कंपनी पॉलिसीज, यू कैन नॉट सैक एनी एम्प्लॉइज विदाउट प्रॉपर मेन कॉज। ओके, आप काम नहीं कर पा रहे हो अलग बात है, काम कर रहे हो लेकिन थोड़ा सा फेलियर हो रहा है अलग बात है, आप बिल्कुल काम नहीं करते हो अलग बात है। रीजन तीन है, जैसे मैंने आपसे कहा कि उस एचआर को शोकॉज लेटर दिया गया। शोकॉज का मतलब होता है रीजन, आप रीजन दीजिए कि आपने इसको किस बेसिस पे सिलेक्शन किया है। सवाल उनसे पूछा गया कि क्या आपने उनका सीवी अच्छे से पढ़े थे? यस सर। क्या वहां पर मेंशन किया था कहीं पर भी सीवी में कि उनका एक्सपीरियंस है कॉलेज में पढ़ाने का, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का? नो सर। तो फिर आपका रिक्रूटमेंट कैसे किए? दूसरी बात, चलिए ठीक है मान लेते हैं, आपने जब उनका डेमो सेशन लिया है, डेमो सेशन होता है क्या है, आपको कोई भी चैप्टर, सब्जेक्ट ओरिएंटेड चैप्टर, आपको वहां पर डेमोस्ट्रेशन देना पड़ता है। ठीक है, तो उसने उस दिन क्या डेमोन्स्ट्रेशन दिया था? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रिक्रूटमेंट हुआ था, तो मैकेनिकल का कोई पेपर उन्होंने पढ़ाया था? नो सर। क्या पढ़ाया? केमिस्ट्री पढ़ाया। ओके, नाइस। केमिस्ट्री में आपने कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे थे? नो सर। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट सवाल आते हैं, आपने जब केमिस्ट्री का सबने पढ़ा दिया था, आपने उनसे पूछा था सर हमारे यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये पेपर्स है, आपने उन पेपर्स का नाम उनको बताया था? नो सर। क्यों नहीं बताया था? सर मुझे मालूम नहीं था। तो इतना सारा फ्लॉज क्लॉज उन पे था कि उनको इसीलिए शो कॉज लेटर दिया जाता है। ग्रेजुअली जनरली क्या होता है, एम्प्लॉयज या एचआर को इस तरह का लेटर नोटिस कभी शो नहीं करता है, एक्सट्रीम लेवल पर जब हो जाता है तब जाके शो कॉज लेटर आता है। और तीसरी बात, आपका सवाल कि सर मुझे कंपनी से अगर निकाल दिया जाता है तो दूसरी कंपनी में मैं जाता हूं तो इसका कोई इश्यूज बनता है? 100% बनता है। आपसे ये पूछेगा कि व्हाट इज द रीजन व्हाई यू हैव लेफ्ट द जॉब, दिस इज द क्वेश्चन दे विल गोइंग टू आस्क यू। व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग देयर, what is which department you are looking after, what is your job role, and who is the senior executive of your company under whom you are working, these are the questions they will ask। and after that वो जब देखेंगे कि आपने जॉब छोड़ के आए हो तो सबसे पहले आपको रीजन मांगेगा कि आप एक ये दीजिए,
नोटिस पीरियड जो होता है 15 डेज, 45 डेज, 1 मंथ का नोटिस पीरियड होता है। उसके बाद आपको लीव दिया जाता है, प्रॉपर तरीके से आपको रेजिग्नेशन लेटर उसका दिया जाता है और एक्सपीरियंस लेटर उसके साथ दिया जाता है। तो अगर आपको वो चीज मिला तो आप कंपनी में अप्लाई कीजिए, आपको कोई सवाल नहीं करेगा। दे विल नोबडी विल गोइंग टू आस्क, बिकॉज आपके पास रेजिग्नेशन लेटर है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर हैविंग एन एक्सपीरियंस लेटर, वो आप जिस कंपनी में काम करते हो वो कंपनी आपको ऑथराइज करके देगा। लेकिन अगर आप बिना बोले कुछ इश्यूज की वजह से कंपनी आपको निकाल देता है या खुद छोड़ देते हो विदाउट एनी रीजन, तो फिर वो सवाल आपके करियर के ऊपर, जब आप दूसरे कंपनी में जाओगे तो वहां से ये सवाल डेफिनेटली आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द रीजन व्हाई यू हैव लेफ्ट द जॉब। तब आपको एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा। रीजन क्या है देना पड़ेगा कि अगर आप बोलोगे कंपनी बेकार था, कंपनी टाइम में सैलरी नहीं दिया था, कंपनी के साथ मेरा झगड़ा हो गया, तो फिर आपको उस कंपनी में दोबारा नहीं लेगा, वो कंपनी भी आपको भगा देगा। क्यों? अगर आप वहां काम नहीं कर पा रहे तो क्या शर्त है कि आप मेरे कंपनी में काम करोगे? क्योंकि सेम प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ भी है। हर एक होल ओवर इंडिया में हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। तो आप क्या नौकरी छोड़ते रहोगे? पहली बात, इसकी वजह से आपको नहीं लेगा। हाँ, अगर आप रीजंस कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ देते हो कि मेरा कुछ फैमिली इश्यूज था, मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज था, तब जाके आपका वो काम आगे बढ़ेगा और आपका कोई इश्यूज नहीं बढ़ेगा। अदरवाइज अगर आप इस तरह से नौकरी छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा इशू बन सकता है। ठीक है। हाँ, अगर आप 5 साल, मोर देन 5 years आपका एक्सपीरियंस हो चुका है एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, उसके बाद आप रिजाइन दे देते हो बिकॉज ऑफ एनी ड्यू टू सम रीजंस, तो फिर आपका वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। लेकिन 6 महीना, 1 साल काम करने के बाद, 1.5 साल काम करने के बाद आप छोड़ के चले जाते हो दूसरे कंपनी के लिए, तो वो कंपनी आपको नहीं लेगा। इश्यूज बहुत बड़ा बनता है। एम आई क्लियर तनुजा? इश्यूज बहुत बड़ा बनता है। यस सर। और कोई सवाल? नो सर। ठीक है। ओके, तो डिजाइनिंग डेवलपमेंट ये तो हो गया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, आई हैव टोल्ड यू। द नेक्स्ट वन इज डिजाइनिंग डेवलपमेंट। हाँ बोलो क्या? आपने पूछा ना प्लानिंग रिक्वायरमेंट हो चुका, तो मैंने बोला ये तो। Okay. The next one is designing development programs. What is that? Human resource also includes designing development program to ensure that employees have the necessary skills and knowledge to meet future needs. Now, this involve identifying development gaps, development training programs, and provide opportunities for ongoing learning and development. So, what does it mean actually? This means that there is a development and designing program to ensure that the employees have the necessary skills and knowledge to meet the future needs. As I have told you, Tanuja, कि आप अगर HR में काम करते हो, being an employee, if you got an opportunity to work as an HR under any company, the first and most important thing you need to remember that you need to means you need to prepare your planning, you need to have your planning. जिस दिन आपका कोई प्लानिंग बिना आप ऑफिस चले जाओगे काम करने के लिए, उस दिन बहुत हैरेसमेंट आपको करना पड़ेगा। यू नीड टू हैव एन हैरेसमेंट बिकॉज अ वेरी टफ जॉब, HR जॉब इज रियली वेरी टफ जॉब टू डू। तो प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट प्लानिंग के बाद क्या है, यू नीड टू हैव द नॉलेज टू मीट द फ्यूचर नीड्स। आपसे मैंने ये भी बोला था कि आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि तनुजा आपके पास क्या प्लानिंग है फ्यूचर के लिए, आप क्या सोचते हो, कंपनीज का आगे कैसे इंप्रूवमेंट होगा, कंपनीज को हम डेवलप और कैसे ले जाए, ऊपर का ऐसे और ले जाए। तो आपको अगर ऑलरेडी मतलब जस्ट ओरली आप बात करोगे ना, कम्युनिकेट करोगे, देन इट्स विल नॉट फाइन, इट विल नॉट गोइंग टू वर्क। यू नीड टू शो योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, PPT. So always remember that PPT is must and you need to prepare the PPT before entering into the what you can say conference room. आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाएगा तो आपसे सजेशन डेफिनेटली मांगेगा थ्रू PPT। तो प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ हाउ यू नीड टू प्लान, डू योर प्लानिंग। प्लानिंग कैसे किया जाता है? आइडेंटिफाइंग डेवलपमेंट गैप्स। तो प्लानिंग जब बनाइएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमें और ऊपर जाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को और ऊपर पहुंचाने के लिए
हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ क्या गैप्स है, सबसे पहले उस चीज को आइडेंटिफाई कीजिए। क्या हमारा लेबर जितना है वो स्किल्ड है, काम में वो सक्षम है, नॉलेजेबल है, ठीक है। पहला ये, हमारे पास रेवेन्यू कितना है, स्टॉक कितना है, हमारा प्रोडक्शन कैसा है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, हमारा लिंकअप कैसा है कस्टमर के साथ, रिलेशनशिप कैसा है, हाउ यू निगोशिएट विद द कस्टमर्स, कस्टमर के साथ हमारा गुडविल कैसा है, डील्स कैसा है, पार्टीज के साथ जिससे हम माल लेते हैं उनके साथ हमारा डील्स कैसा है। तो आपको सबसे पहले कहाँ क्या गैप्स है, यू नीड टू फाइंड इट आउट दैट। आफ्टर दैट क्या है, देन अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग आउट द गैप यू नीड टू स्टार्ट मीन्स एनालाइजिंग कि हम इस गैप्स को कैसे फिलअप करें, ताकि हम इस गैप्स को जितना फिलअप करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। उस गैप्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको फिर कैसे फिलअप करें सो दैट वी कैन गेट रिजल्ट 100%, एंड बाय प्रोवाइडिंग opportunities for outgoing learning and development, ठीक है। उसके बाद हमें लर्निंग एंड डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा कि हम कैसे और ज्यादा से ज्यादा सीखे और डेवलपमेंट कितना हद तक हम करें। तो स्ट्रेटेजीज हमेशा याद रखना तनुजा, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं ताकि ये आगे जाके फायदा हो। ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ स्लाइड तुम्हें समझा नहीं रहा हूं, इसके साथ मैं तुम्हें कुछ आइडियाज भी दे रहा हूं, सजेशन। अगर तुम गौर से मेरी क्लास करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सर सजेशन भी दे रहा है। मैंने क्या कहा आपसे, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर में काम करते हो, अंडर में एचआर बीइंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आप एचआर हो, तो अगर आपसे कहा जाए कि मिस तनुजा बताइए कि हम ऑर्गेनाइजेशन को और आगे ले जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपका जॉब रोल होगा कि सर आगे ले जाने के लिए आप आइडेंटिफाई कीजिए कहां कहां हम लैप्स हो रहे हैं। You need to read out all these things where we are lapsing behind in the organization, whether our employees are working efficiently, whether they are skillful enough, whether they are knowledgeable enough। पहले तो ये आप नोट डाउन करो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमारा पार्टीज क्या क्या है, हम किसके साथ डीलिंग करते हैं, उनका कैसा क्या कंडीशन में, उनका क्या मेंटल सेटअप है हमारी कंपनीज को लेके, आप उसका ये कीजिए। हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कहां कहां खा रहे हैं, उसको आप पॉइंट आउट कीजिए। नेक्स्ट, हमारा कस्टमर डीलिंग्स कैसा है, हमारा प्रोडक्शंस जो हम कर रहे हैं, प्रोडक्शंस हम जो माल तैयार कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स कहां से हम ला रहे हैं, उसका क्वालिटी क्या है, उसका फिनिशिंग क्या है, हम कस्टमर तक पहुंचा रहे तो उसका फीडबैक क्या है। आई टोल्ड यू द फीडबैक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इस चीज को एनालाइज करने के बाद आप प्लान तैयार कीजिए कि आई नीड टू वर्क ऑन दिस, आई नीड टू वर्क ऑन दिस, द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू वर्क ऑन दिस। उसके बाद आप उसको प्रेजेंटेशन दीजिए। दिस इज द टेक्निक ऑफ डूइंग द प्रोजेक्ट और कंप्लीटिंग एनी प्रोजेक्ट। समझ में आ गया? यस सर। सुन रही हो ना सो रही हो? यस सर, सुन रही हूँ। समझ में आ? इज इट क्लियर टू यू? यस सर। एकदम इसी तरह से काम करना है। आई एम नॉट ओनली डिस्कसिंग द स्लाइड, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। दिस इज द वे यू नीड टू वर्क ऑन दैट। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉलेजेस में क्या होता है कि एक मेंटोर बनते हैं, मेंटोर ग्रुप्स बनता है, मेंटोर की 20 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट, इसका मेंटोर ये फैकल्टी है, 20-25 स्टूडेंट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, उसका मेंटोर ये टीचर फैकल्टी है। तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेंटोर? टू लुक आफ्टर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। उसको कोई परेशानी है, वो कॉलेजेस क्यों नहीं रेगुलर आ रहा है, उसके माता पिता से बात करे, क्या प्रॉब्लम है, घर में क्या पढ़ाई करता है, किस किस में कहाँ कहाँ क्या फोकस है, वो अटेंशन जहां कहां पर दे रहा है, सबसे ज्यादा मोबाइल पे दे रहा है कि और किसी दूसरे चीजें में। तो इस तरह से कुछ उसे अगर प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम्स, तो हमारे साथ शेयर करे, हो सके तो बहुत हद तक हम उसे सॉल्व करने के लिए कोशिश करें। घर का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। दैट इज वाई मेंटोर। ओके, मतलब 20 मतलब एक एक डिपार्टमेंट में मेंटोर मेंटी डिवाइडेड किया हुआ है। तो उसी तरह से काम होता है। हम जैसे एचआर काम करते हैं, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन आवर स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं एक दिन कॉलेज आते हैं, 2 दिन गायब रहते हैं। व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है?
सर बहुत दूर से आते हैं। ठीक है, पहला ये हुआ प्रॉब्लम। और क्या है सर, खेती बाड़ी है, पैसा जुगाड़ करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, सेमेस्टर फीस इस महीना का हम जल्दी नहीं भर पाएंगे। ठीक है, सर से परमिशन करवा के सेमेस्टर फीस उसका थोड़ा आगे बढ़ा देना, उसका थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाएगी कि सर हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तुम क्लासेस आओ, दूसरे दिन से वो क्लासेस आ रहे हैं, तीसरे दिन फिर गायब हो जा रहा है। क्या हुआ सर, मम्मी का तबीयत खराब है। मम्मी से मैंने तुरंत कॉल किया, तुरंत कॉल करने के बाद आपका तबीयत कैसा है, क्या है। उसके घर वालों को लगेगा कि इसका टीचर जो है बहुत एफिशिएंट है और अच्छी तरीके से काम कर रहा है, वो भी बेटे को भेजेंगे, जाओ बेटा जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, सर के साथ कोऑपरेट करो, पढ़ाई करो अच्छे। तो हमारा डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एचआर भी इसी मोटिवेशन में काम करते हैं। एम आई क्लियर? Yes, sir. Okay, ma'am, please go to the next slide. Okay. Now, activities required for human resource planning. The same thing. एक ही चीज को ना घुमा फिरा के बोल रहा है। देखो, पहला है workforce analysis. Number one is workforce analysis. Number two is forecasting future needs. Number third is planning recruitment and selection. Number four is designing and development. These are the four important activities required for human resource planning. नंबर वन क्या है? वर्कफोर्स एनालिसिस। क्या है एनालिसिस को, वर्कफोर्स के एनालिसिस कैसे किया जाता है? दिस इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग करंट वर्कफोर्स डाटा टू आइडेंटिफाई strength, weaknesses, and potential gap. This analysis provide a clear picture of the organization's current talent pool and help identify areas where improvement are needed. मैंने जो पहले स्लाइड में आपको बताया कैसा काम करना चाहिए, देखो उसी का यहां पर बताया गया है, उसी का सेम चीज यहां पर रिपीट किया गया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस का ओवरऑल डेवलपमेंट अगर आप चाहते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहले आप वहां पर फाइंड आउट कीजिए कि कहां कहां हम लैक्स हो रहे हैं। वर्कफोर्स एनालाइज कीजिए, यू नीड टू एनालाइज where are the improvements required, where are the particular areas that the organization need to improve, prepare a plan according to that. देखो यहां पर क्या है, what is the strength, सबसे पहले स्ट्रेंथ क्या है, उसे और स्ट्रेंथ करना। वीकनेस है, उसे जितना कम करे, वीकनेस को जितना मिनिमाइज हो सके। वीकनेस किसी का जाता नहीं है। सपोज जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। यू नो ऋतिक रोशन, द बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऋतिक रोशन, यू नो? Yes, sir. ओके, ड्यूरिंग हर उसका एक इंटरव्यू आया था एंड वेरी मोटिवेशनल इंटरव्यू। तो ऋतिक रोशन एक बार इंटरव्यू में बता रहा था कि आई एम वेरी मच मीन्स, आप कुछ उनका बचपन का फोटोग्राफ्स देखिएगा, यू विल गेट सरप्राइज। उनका हाथ एक रिकेट जो डिजीज होता है ना, रिकेट डिजीज, उसका जैसे उनका हाथ था, एकदम दुबला पतला, खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वेरी ओड लुकिंग, स्टमक बाहर निकला हुआ, फेस चिपका हुआ, मतलब वेरी ओड लुकिंग ऋतिक रोशन। जैसे जैसे बड़ा होते गया उसका मतलब इंटरनल स्ट्रेंथ जिसे हम कहते हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल 0 था, इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं था, एक्सटर्नल स्ट्रेंथ जो हाथ का जो स्ट्रेंथ था वो भी बिल्कुल नहीं था। तो एक बार राकेश रोशन जी, उनके पापा, उनसे कहा कि तुम हो सके तो कोई साइड बिजनेस करो या फिर दूसरे शहर में चले जाओ, वहां पर घर लेके रहो, या फिर उसको ना बोर्डिंग में भेजने वाले थे, या फिर कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ रख के कुछ बिजनेस बिजनेस में लगा रहे थे। क्योंकि राकेश रोशन जी को पूरा पता चल गया कि ये जो बच्चा है पूरा डिसेबल्ड बच्चा है। ऋतिक रोशन ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था, ही वॉज अनेबल टू लिफ्ट अ 5 और 2 kg ऑफ वेट ऑन हिज हैंड, इतना उसको प्रॉब्लम था। वहां से उन्होंने एवोल्यूशन लाने की कोशिश की, एवोल्यूशन आया, उन्होंने इतना अपने आप पे मेहनत किया, एंड टुडे ही इज बिकेम वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट स्टार, आप कह सकते हो। ठीक है, तो सबसे इसका मतलब, मेरा मुझे समझाने का मतलब क्या है, आपके पास वीकनेस है, लेकिन ऋतिक रोशन को भी वीकनेस अभी भी है। नाउ स्टिल ही हैज द वीकनेस, ही बट उसने वीकनेस को मिनिमाइज किया है,
वीकनेस किसी का जाता नहीं है तनुजा, हमेशा याद रखना कि पूरा पूरी आपका वीकनेस चला जाएगा, नो नेवर, इट्स नॉट इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल। आप उस वीकनेस को मिनिमाइज कर सकते हो, और जितना आपका स्ट्रेंथ है आप उसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। दिस इज द वे यू नीड टू वर्क। तो यहां पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले हम स्ट्रेंथ चेक करेंगे, स्ट्रेंथ क्या है उसे और स्ट्रेंथ करेंगे, वीकनेस क्या है उसे हम मिनिमाइज करेंगे, वीकनेस को, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से वर्कफोर्स को एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट है forecasting future needs. What is the meaning of this? This involve considering future business plan, market trends and technological advancements to predict the organization's future workforce needs. These steps ensure that the organization is prepared to meet the demands of its strategic plan. क्या बोल रहा है यहां पर, फ्यूचर फोरकास्टिंग जो है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाएगा, सीनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, चेयरमैन है, वो आपसे डिसीजंस मांगेंगे कि फ्यूचर में हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। तब आपको नॉलेज रहना पड़ेगा, यू नीड टू बी वेरी स्किलफुल एंड नॉलेजेबल। आप लोगों को थोड़ा सा मतलब स्पेशली फॉर द एचआर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बात करना पड़ेगा। okay, then only you will can see the future of the organization where you are working. okay, नेक्स्ट है प्लानिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये तो मैंने पिछले स्लाइड में पढ़ा बता दिया है, सेम चीज यहां पर वही लिखा गया है। वॉट एवर द सिलेक्शन प्रोसेस यू आर डूइंग, वॉट एवर द एम्प्लॉयज यू वांट टू टेक इन योर ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट डू द प्लानिंग, पहले देखो परखो जांचो, उसके बाद लो, है ना। सबसे पहले देखो वेदर ही इज केपेबल एनफ टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर एरिया, उसके बाद आप जांचो पहले, उसके बाद वेदर ही इज कॉम्पिटेंट एनफ टू डू दैट थिंग, आफ्टर दैट आप उसे प्रिपेयर करवाइए, उसे फिर ट्रेनिंग दीजिए, देन ओनली यू कैन सी द रिजल्ट। एम आई क्लियर? दिस इज कॉल्ड द प्लानिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। कोई डाउट है? No, Any sir. questions? Any questions you want to ask? No, sir. नो सर मतलब कुछ सुन नहीं रहे हो, कुछ क्वेश्चंस डाउट है एचआर के रिलेटेड, सैलरी, काम कैसे किया जाता है, किस तरह का, वो सब बता। किस तरह का जॉब हमें मिलता है। देखो तनुजा, तुम्हारे लिए ना सबसे बेस्ट होगा क्या बोलो तो, टेक्निकल फील्ड में अगर जाओगे एचआर के काम करने के लिए तो थोड़ा सा आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा, बिकॉज बहुत प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। तो मुझे लगता है आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाइए जहां पर थोड़ा सा प्रेशर आपके लिए नॉर्मलाइज हो, आप मतलब आप ठीक ठाक काम कर सको। देखिए लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स हुआ, टाटा स्टील प्लांट हुआ, ये इसके अंडर में अगर आप एचआर बनने के लिए जाते हो तो हमेशा याद रखना, इनको ना हर समय टारगेट मिलता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर एचआर, इनको हर समय एक टारगेट दिया जाता है। एवरी टाइम द एग्जीक्यूटिव और टॉप लेवल मैनेजमेंट यूज टू सेट अ टारगेट and you need to fill up those target within a stipulated time. If you fail to meet up those target, तो वो आपको कुछ सुनाएंगे। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में भी सेम चीज है, टारगेट ओरिएंटेड है। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में क्या है, आपको थोड़ा सा रियायत मिलता है। एजुकेशन सेक्टर में जो एचआर का काम होता है, उनका काम होता है कि सिर्फ प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट और बेनिफिट्स एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, इतना ही सब देखना, सैलरी ऑन टाइम, पीएफ स्केल सही से कट रहा है कि नहीं, किसको क्या सैलरी मिल रहा है, किसको क्या स्केल मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू शेड्यूल करवाना, ट्रेनिंग दिलवाना, लॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस फैकल्टीज को अगर चाहिए तो वो प्रोवाइड करवाना। सो आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन इज सच एन ऑर्गेनाइजेशन वेर यू कैन डू योर जॉब, डू योर टास्क वेरी फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन। बट अगर आप चूज करते हो एक टेक्निकल पोस्ट, एक टेक्निकल फील्ड आप चूज करते हो, तो आपके लिए थोड़ा सा वो टफ हो जाएगा। आई थिंक नाउ इट इज अप टू यू। मुझे तो पता नहीं तनुजा आप किस मतलब किस क्वालिटी के हो, आपका काम करने का क्या तरीका है, तजुर्बा, आई डोंट नो दैट। तो मुझे तो नहीं मालूम है। लेकिन आप अगर टफ हो, मतलब आप टफ में काम कर सकते हो,
आप एडवर्स सिचुएशन में काम कर सकते हो। आपको कोई अगर डिमोटिव करने का कोशिश करे तो आप डिमोटिव नहीं होते हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के हो, देन आप जा सकते हो। बैंकिंग सेक्टर आपके लिए बहुत जबरदस्त एक्सप्लोरिंग एरियाज है, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। अदरवाइज टेक्निकल फील्ड, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील प्लांट, टाटा क्यूमिंस और इसके अलावा बहुत सारे ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज हुआ, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हुआ, आप इनके यहाँ भी जा काम कर सकते हो। आई होप सो। अगर आपका पर्सनैलिटी बहुत टफ हुआ तो ठीक है, यस सर। वो तुम एनालाइज करके देख लेना तनुजा, ठीक है? तो यस। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। सर थैंक यू सो मच सर।